हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। गोदी बाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। पूछ रहा है बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? वर्तमान में गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है। और यह इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा ये वर्तमान में किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे यह स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ था। और ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी, ध्यान रखिए बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल श्रेणी। और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि ग्रंथों में मिलता है। और प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों व जैन बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियां ग्रंथों से मिलती हैं। और हम बात करते हैं जनपद की। 16 कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध धर्म की बात करें तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। वत्स की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और यह वर्तमान में इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा, यह वर्तमान में आधुनिक ब्रजमंडल। और अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी थी उत्तरी उज्जैनी और वर्तमान का मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और वज्जी ये उत्तरी बिहार का क्षेत्र था, है अभी वर्तमान में। और ये इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली इसकी राजधानी थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया था। कार्नवालिस की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त सही है। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। वेलेजली सहायक संधि ये भी सही है। कब शुरू हुई थी सहायक संधि? 1798 में। और एक प्रश्न और बनता है, सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद प्रथम राज्य था, ठीक है। कौन सा? हैदराबाद था। और अगला है, तो ये भी सही है, 2 और 3 सही है। उसका है अगला कह रहा है विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट। नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। और ये किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में यह आया था। विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सारी चीजें मैंने बता दी, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रस्ताव कब आया था? तो 30 मार्च 1942 को आया था। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। ध्यान रखिए, ये क्रिप्स मिशन में तीन सदस्य थे। कौन कौन से? आप नोट करिएगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एरिक अलेक्जेंडर, इसमें 3 सदस्य थे। और इसी को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने इसी को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 5 मार्च
5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब पूछा जाता है गांधी जी ने कब किसमें भाग लिया था, किस गोलमेज सम्मेलन में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एक प्रश्न और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा मैंने बता दिया 1931 में हुआ था। पहला कब हुआ था, तो पहला 12 नवंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 का हुआ था। कब, 12 नवंबर से 9 जनवरी 1931 को पहला हुआ था। और तीसरा कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में हुआ था तीसरा ये गोलमेज सम्मेलन। हम पूना समझौते की बात करें तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किसके बीच में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, यह भी 1932 में आया था। और गांधी इरविन 1931 में बता दिया। नरम और गरम दल समझौता कब हुआ था, तो ये समझौता हुआ था 1916, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे, तो ये 1907 में अलग हुए थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था, अंतिम वर्ष कब था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, पहले जो था रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। 2016 में यह अंतिम बार प्रस्तुत किया गया अलग, और 2017 से यह क्या हुआ, संयुक्त रूप से या दोनों आने लगा, दोनों एक साथ अब आता है। और वर्तमान में क्या होता है, दोनों आम बजट और रेल बजट जो है एक साथ आता है। पूछा जाए पहला संयुक्त बजट कब आया था, तो 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट आया था। और ये जो अलग अलग होता था ये कब से होता था, तो ये 1924 से होता था। 1924 में इसे अलग किया गया था। किसके द्वारा, तो एकवर्थ समिति के द्वारा इसे अलग किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो किसान आंदोलन के उस समय नेता कौन थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। और हम बात करते हैं स्वामी सहजानंद की, तो स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कब किया था उन्होंने, 1936 में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, भारत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा 170 नाविक के और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्र रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने। और इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। कि भारत कब पहुंचे थे, तो 1498 में यह भारत पहुंचा था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। ये राष्ट्र संघ का गठन ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था राष्ट्र संघ का गठन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये 1939 से 1945 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बाद हुई थी। और राष्ट्र संघ की तो इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक। अब इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बता दिया है। नेक्स्ट है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्सलवाद से। पीपल्स वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप नामक नक्सलवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को, कब, 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। पीपल्स वार ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसे पूर्णतः तरीके से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, वही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को पास किया था। और भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। और 26 जनवरी को यह पूर्णतः लागू किया गया था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
एक बताइए कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधि दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और हमारा संविधान ये देश का सबसे लंबा लिखित संविधान या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर पूछा जाए विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया, यानी डीपीएसपी को कब अपनाया था? किस किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 36 लेकर आर्टिकल 51 में शामिल है। भाग की बात करें तो ये भाग 4 में शामिल है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब फ्रांस किससे क्या लिया गया था? तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था? तो यहां से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहां से लिया गया था। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया और संसदीय व्यवस्था भी यहां से लागू मतलब लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकार किस पे कानून बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची पर। ये जो तीनों सूचियां हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों विषय मतलब तीनों सूची किसमें शामिल है? तो ये अनुसूची 7 में है। कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में ये शामिल है। वर्तमान में केंद्र सूची में कितने विषय शामिल हैं? देखिए, मूल संविधान में कितने थे? तो 97 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 100 है। ठीक है। और राज्य सूची में, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने हैं? तो 66 है। पहले कितने थे? 61 थे। और ये समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। पहले कितने थे? पहले 47 विषय थे। ठीक है। बाकी शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन आदि समवर्ती सूची के में आते हैं ये। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? आर्टिकल 17 कानून के समक्ष समानता गलत है। आर्टिकल 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी आर्टिकल 14 में क्या है? राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ठीक है। पहला है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका बजट कौन पारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय पारित करता है। ठीक है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। और इसे किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत इसे लगाया जा सकता है। देखिए, 3 आपातकाल हैं। कौन कौन से? एक तहत 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और एक है 360 के तहत कौन सा? तो वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ। तो भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। और जवाहरलाल नेहरू जो है कौन बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति सरकार की अस्थायी इकाई होती है जो तहसील के सभी गांव पर समान रूप से कार्य करती है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य पंचायत समिति होती है। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। अगर बात करें हम पंचायती राज व्यवस्था की, ये इसको किस आर्टिकल के तहत लाया गया, मतलब किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो कौन से राज्य का पहला है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम विमानपत्तन भारत का 100वां विमानपत्तन है और यह सिक्किम की राजधानी का गंगटोक में स्थित है। और सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह सिक्किम राज्य में है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1 सितंबर 1872 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1 सितंबर 1872 में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग समान है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध की बात करते हैं तो बुध ये सबसे छोटा ग्रह है, और मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति, तो बृहस्पति क्या होता है? ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? विश्व एड्स दिवस 1988 के से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV किससे फैलता है? HIV नामक वायरस से फैलता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। एक प्रश्न और बनता है कि जो एड्स होता है ये किसे प्रभावित करता है? तो ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और ये टी सेल्स के, देखिए मस्तिष्क में ये टी सेल्स को क्या होता है? टी सेल्स को ये नष्ट करता है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और महिला सशक्तिकरण दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और युवा दिवस का मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस का मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप सभी ने सुना होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें और लोक नृत्य की तो तमाशा, कोली और पोवाड़ा ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा? भरतनाट्यम का क्या नाम है इसका? भरतनाट्यम। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से क्या कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक। आप इसको ध्यान रखिएगा, कथक। और सिक्किम की बात करें तो चबरुंग है, एक है यहाँ का लोक नृत्य चबरुंग। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो किस प्रकार का कोयला जो होता है उत्तम गुणवत्ता का होता है? ऑप्शन डी इसका राइट। देखिए कोयला 4 प्रकार के होता है, एक एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट होता है। पीट जो है ये सबसे निम्न क्वालिटी का होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है या ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक उच्चतम कोयला है। एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा 95 से 90% होती है। और भारत में लगभग 65% से अधिक विद्युत उत्पादन कोयला से किया जाता है। और कोयला भूतापी ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान रखिए, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट बहुत कम पाया जाता है। और कोयले की बात करें तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब भंडारण की बात पूछा जाए तो झारखंड। दोनों ध्यान रखिए, भंडारण और उत्पादन दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा सागर है। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, या विश्व का सबसे गहरा सागर है। अगर पूछा जाए कि सबसे उथला कौन सा है तो आर्कटिक महासागर ये सबसे उथला महासागर है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रखा है बिहार पुलिस से संबंधित। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य यानी भूमि से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य का मतलब होता है जो चारों ओर से जमीन बद्ध होता है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से स्थित है जो बिहार के साथ सीमा का निर्धारण करता है। और पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सीमा झारखंड और पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, बिहार जो है उत्तर में नेपाल से सीमा लगाता है, और उसके बाद पूरब में किससे लगाता है? तो पश्चिम बंगाल से लगाता है। दक्षिण में किससे लगाता है? तो ये दक्षिण में झारखंड से लगाता है। और पश्चिम में किससे लगाता है? तो उत्तर प्रदेश से लगाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्य जो हैं जो ये तटीय सीमा यानी समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात जो है ये सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहां से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से यह निकलती है, महाराष्ट्र से यह निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की पहली ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
महानदी पर हुआ था, महानदी पर हुआ है, यानी पूछ रहा है कि महानदी पर किसका हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है, महानदी पे, और किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर तो ये चंबल नदी पे, कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के। और तुंगभद्रा तो ये तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, सार्वजनिक क्षेत्र में वन कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र 77,414 वर्ग किलोमीटर वन है। भारत के भूभाग के 24.4% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, और भौगोलिक दृष्टि भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% पर वन होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय देश में 6 करोड़ 20 लाख एकड़ क्षेत्र में वन थे, जो कुल भूभाग का 15% था। ध्यान रखिए, देखिए तो महाराष्ट्र पूछा, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाए तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम क्षेत्रफल के दृष्टि होगा, वैसे मध्य प्रदेश, सॉरी अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए, परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम होगा, और क्षेत्रफल दृष्टि से तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है। झूम कृषि को कहाँ पे, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। उन्हें कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। झूम कृषि प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में की जाती है। झूम कृषि आदिम कृषि का ही एक प्रकार है, जिससे पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ये झूम खेती कहाँ पे कहा जाता है, तो ये उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में कहा जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट में से क्या कहा जाता है, तो झूम खेती कहा जाता है। और इसे कुछ और नाम दिया जाता है, इसे कुछ राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे उत्तर पूर्व में क्या, झूम खेती। पोंडू कहाँ कहा जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। वालरा कहाँ कहा जाता है, तो वालरा राजस्थान में कहा जाता है। कमान कहाँ कहा जाता है, तो उड़ीसा में कहा जाता है। और इसे महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में इसे दीपा कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, तो किसके उत्पादन को बढ़ाना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 और 5 खाद्य सुरक्षा मिशन मनमोहन सिंह द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। इसमें चावल, दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना था। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा है। देखिए इसमें मेघालय दिया है, मेघालय नहीं होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक की बात करें, देखिए राज्यों की बात करते हैं, तो राज्यों में किसका है सबसे अधिक, तो बिहार का। बिहार कितना है, 1106। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का सबसे अधिक है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, निम्न किसका है, सबसे कम किसका है, तो अंडमान निकोबार का है, 46 है। अगला है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खातों में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अगस्त 1994 को। केंद्रीय आम बजट ने 1992-93 में पहली बार भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में अपरिवर्तनीय बना दिया था। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ चालू खाते और पूंजी खातों में होने वाले व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपए को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन करने से है। भारत के भुगतान संतुलन के तहत पुष्टि की पूर्ण परिवर्तनशीलता 19 अगस्त 1994 में हुई थी। अगला है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट जहां छपते हैं कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवास। देवास कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। देखिए 4 प्रेस नोट प्रेस हैं, कौन कौन से, देवास तो मध्य प्रदेश में, और नासिक कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, और सालबनी कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, सालबनी। ठीक है, 4 हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, समुराई योद्धा वर्ग हैं, तो ये जो समुराई है कहाँ होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान में होते हैं। अगला है, सिंपनिंग जेनी की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स हार्ग्रीव्स ने इसकी खोज की थी। कब, 1770 में, जिससे सूती धागों की मात्रा बढ़ सकती थी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, युग्मनज कहलाती है। पौधों में जाइगोट पॉलीप्लॉइड हो सकता है यदि निषेचन में एमियोटिक का रूप अनियोजित युग्म के बीच होता है। नेक्स्ट है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांतों और हड्डियों में कौन उपस्थित रहता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट है, पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस का कार्य क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका श्रावण कहां से होता है? तो यकृत से इसका स्राव होता है। नेक्स्ट है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस कोरोनरी हृदय रोग के कारण छाती में दर्द या परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को उतना रक्त नहीं मिल पाता जितना इसकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला बोवन संपुट किस तंत्र का भाग है? प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऊर्जा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधवृक्क का भाग है। अधवृक्क किसका भाग है? तो ये उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इससे कौन सा होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस ये परजीवी बीमारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये किससे? तो ये फाइलेरिया होता है, ठीक है, इसी से फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो कीट जो है देखिए इसमें एनिलिडा दिया है, लेकिन एनिलिडा नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, आर्थ्रोपोडा। कीट किस में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? क्विनोन इसका जो है क्या है? रासायनिक नाम है, और ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। विटामिन सी का क्या नाम है? कैल्सीफेराल। और विटामिन डी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है, कौन सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक है, तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम जो है वैद्युत आवेश का इकाई मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वैद्युत विभव का। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, किसका कारण होता है? ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन का प्रथम का जो नियम है वही जड़त्व का नियम है। अगला प्रश्न है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभव ऊर्जा। अगला है, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप किसके कारण से आते हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवर्तनिकता के कारण जो है भूकंप आते हैं। देखिए प्लेटें जो है, पृथ्वी की प्लेटें जो टकराती हैं तो वही भूकंप का कारण बनती हैं। अगला है, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं, तो सोनार में कौन सी प्रयुक्त होती हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराध्वनि। और इस सोनार का काम क्या होता है? पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सोनार का आविष्कार पॉल लविंग ने किया था, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाता है। अगला है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई जाता है? आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो नीला और बैगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। लाल का क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और नीला का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट है, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी स्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा रहा है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास शून्य न्यूट्रॉन होता है और ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन, इन सभी तत्व परमाणु क्रमांक और जो है दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा कारण है। तो सूर्य के द्वारा क्या किस वजह से होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट है समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोबल गैस यानी अक्रिय गैस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि इनका बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है और 18वें समूह के तत्व शून्य संयोजकता दिखाते हैं। कौन कौन से गैस आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। इसका प्रयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में यानी जो प्लास्टर लगता है उसमें किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2। आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है ये। नेक्स्ट है मीथेन CH4 के अणु होते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। और ये कैसे होते हैं? एकल बंध होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से सत्य है, निम्नलिखित में से सत्य कथन। सत्य कथन देखना है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2S सहसंयोजी यौगिक है और हाइड्रोजन सल्फर डाई ये इसको कहा जाता है, ये रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसे होती है और यह हवा से भारी है, बहुत विषैली तथा ज्वलनशील गैस है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का जलना। जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का दही बनना, कागज का जलकर राख बनना, लोहे के परत पर जंग लगना, ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन के। अगला है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेककुरल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों आप इसका PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, इसमें पूछ रहा है आप जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अगला है राम रोटी खाता है, यह डैश वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। राम रोटी खाता है कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। देखिए राम रोटी खाता है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है कि वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम रोटी खाता है, इस वाक्य में क्रिया का सीधा असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर राम पर नहीं पड़ रहा, किस पे पड़ रहा है? तो रोटी पर पड़ रहा है और इसलिए यह सकर्मक क्रिया। यदि क्या से प्रश्न करें और कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलता है रोटी। ध्यान रखिएगा जब सकर्मक क्रिया को पहचानना हो तो आप क्या लगा कर करते हैं। ठीक है, अगर क्या खाता है तो रोटी खाता है, जब आंसर मिल जाए तो क्या होता है या मिलने की संभावना हो तो वहां पे क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। और अकर्मक क्रिया जब आंसर ना यहाँ पे आंसर ना मिले। ठीक है, जैसे कि राम दौड़ रहा है तो क्या दौड़ा नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे क्या कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? मतलब जब अपने से ना करके दूसरे से कराया जाता तो क्या होता है? वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, कुछ प्रेरणार्थक क्रिया की और बात करें हम, जैसे कि खिलाया भी क्या है? खिलाया भी क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास में, कह रहा है बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय पद प्रधान होता है। क्या होता है? तृतीय पद जो है इसमें प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास से अभिप्राय है जिस समस्त पद में प्रथम पद व दूसरा पद ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि लंबोदर, ये भी है लंबोदर, लंबा है उदर यानी जिसका पेट लंबा है कौन है? तो गणेश है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला है। तो सुविधा, सुविधा का क्या होगा? धर्म संकट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग का उच्चारण स्थान। अंतिम वर्ग कौन सा होता है? जैसे का खा गा अंगा पांचवा वर्ड होता है, जो पांचवा वर्ड होता है सभी का, तो कौन इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिका। बात करते हैं कंठ की, कंठ से कौन सा आता है? का वर्ग, का खा गा घा। और तालु से कौन सा आता है? तो चा चा जा चा वर्ग आता है। दंत से ता वर्ग आता है, ता था दाना। और टा वर्ग जो होता है ये मूर्धा से होता है। अगला है, घाट घाट का पानी पिया मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अनुभवी, कहते नहीं है उसने घाट घाट का पानी पिया है, यानी बहुत अनुभवी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाणिनि को संस्कृत क्या कहा जाता है? इनका व्याकरण का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अगला है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद को माना जाता है। प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार एवं लेखक हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान उपन्यास जो एक कृषक महाकाव्य है, यानी गोदान किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है, वर्णों के भेद कितने होते हैं, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर। आगे अब हम इंग्लिश को प्रश्नों को देखते हैं। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। सैन डियागो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा? द मैक्सिकन बॉर्डर होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का है, वी आर सो लेट। यहाँ पे क्या आगे होगा? सेंटेंस पूरा करना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, यानी हमें इतनी देरी हो गई है कि हम मतलब हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है 79 का है, इसमें भी भरना है। तो क्या होगा? ही हैज नाइदर अटेंडेंट द मीटिंग डैश क्या भरा जाएगा? यहाँ पे नॉर भरा जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग होता है। अगला है, एंटोनिम से पूछा है आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल का विलोम क्या होता है? नेचुरल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटोनिम्स वही प्रश्न है। ठीक है, अगला है 82। 82 का क्या है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। वी रिज्यूम आफ्टर 2 days। अगला प्रश्न है, इसमें भी भरना है, द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा पुलिंग। अगला है, रॉन्ग पूछा है, कौन सी स्पेलिंग किसकी गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फेंस। इसका मतलब होता है बाढ़। ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा, ये उसका सही हो जाएगा। 95 का 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिजॉल्विंग। नेक्स्ट है, इसमें भी पूछा है मीनिंग, फ्रेज दिया है, मीनिंग पूछा है इज नेम ओनली। इज नेम ओनली क्या नॉमिनल कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र। दोस्तों अब आगे मैथ के प्रश्न है, इसको आप पीडीएफ लेकर वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट में। ये जीके की है। अगला है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में 12 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। कब? 1912 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक हैं। कोंकणी भाषा कहाँ का है? तो गोवा का है। 2008 में रविंद्र केलकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दामोदर मौजे दूसरे गोवा वासी हैं। मौजे के प्रसिद्ध उपन्यास कारमेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी कब वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? कब किया था इन्होंने? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 जुलाई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को एससीओ परिषद राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की है। और बात करते हैं हम एससीओ की, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है इसका मुख्यालय है, यानी कि आप संघाई मत लगा दीजिएगा।
सभी एससीओ सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।